सैनिक भाई नमस्कार। और भाई भी जुड़ जाते हैं। मैं कपिल फौजी सलानी लाई हूँ। मेरे पास में पिछले दिनों बहुत सारे लेटर आए हैं माननीय रक्षा मंत्रालय से। माननीय रक्षा मंत्री के सटीक जवाब हैं, आप देख सकते हो। ये सभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से है। तकरीबन सारे रक्षा मंत्रालय से हैं या पीसीडीए से हैं। तो बहुत सारे जो आपकी मांगे हैं जायज, उन्हीं के ऊपर बहुत सारे लेटर आए हुए हैं। तो अभी जो लेटर आया है वो आज मेरे को मिला है, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री का सटीक जवाब है जवानों की मांगों के लिए। तो और भाई जुड़ जाते हैं। तो जो मेरे हाथ में आप ये लेटर देख रहे हो, माननीय रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय से आया है और इसमें सटीक जवाब दिया है जवानों की मांगों के लिए। जब तक और भाई जुड़ जाते हैं फिर इस लेटर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं उत्तराखंड और हिमाचल में देवभूमि के पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। और आप सभी को मालूम है कि वहां आपदा आई, बहुत बड़े लेवल पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, स्लाइडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी पूर्व सैनिक को या हमारी जो सैनिक माता बहनें सैनिक विधवाएं हैं, अगर उनको बारिश में उनके घर को मकान को बड़ी लेवल पे हानि पूछी है, तो जो साथ में रहते हैं सैनिक परिवार वो उनकी मदद करे और उनको खड़ा करने की कोशिश करे कि वो वापस चल पड़े इस जीवन के साथ में। दूसरी तरफ मेरी भारत सरकार से भी दरखास्त है कि सीएसडी फंड, जो सीएसडी के अंदर सामान लेते हैं, 97% सैनिक सामान लेते हैं, तो उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपये हम देते हैं। जब हम सामान खरीदते हैं तो करोड़ों अरबों रुपये का भी फंड सीएसडी में है। तो उसका बहुत सारा परसेंटेज तो ऑफिसर मैसों में चला जाता है, दारू पीने में, आलतू फालतू चीजों में। तो इस पैसे को हमारे जो उत्तराखंड में है, हिमाचल में है या पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्टों में भी बाढ़ आई है, पूर्व सैनिकों के मकान को बहुत बड़े लेवल पे बारिश के कारण हानि हुई है या उनके मकान बह ही गए हैं पानी में, तो उनकी मदद करें उनके मकान को बनवाने में। दूसरी चीज भाई, जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहा है। मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं कि सर जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। जैसे कोई भी न्यूज होती है जंतर मंतर पे की, वो इस चैनल के ऊपर डलती रहती है अपने जैसे जैसे समय है क्या चल रहा है वहां पे। तो आप को यहाँ से न्यूज नहीं मिलती चैनल से, तो थोड़ा सा रोक भी लग जाती है इनके ऊपर, क्योंकि हम आंदोलन में हैं। तो आपने पता है एजेंसियां वहां रोक देती है व्यू को, या आप लोगों तक न्यूज नहीं पहुंचने देती। तो दूसरी चीज इसके अंदर क्या, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, तो उसके कारण भी आप लोगों तक न्यूज नहीं पहुंचती। तो सब्सक्राइब भी करो, और जो भाई ये घंटी है उसके अंदर उस घंटी को भी प्रेस करो। तीसरी चीज भाई, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान में जी जान लगा दो, गांव गांव में जाओ, घर घर में जाओ, और हस्ताक्षर अभियान सभी सैनिकों को करवाओ, साफ साफ कॉपी करवाओ। फोटो खींच के डालने की जरूरत नहीं है। फोटो आप डालते हो तो उसमें ना तो उनके हस्ताक्षर का पता लगता है, ना नाम का पता लगता है, ना कुछ पता लगता है। या तो आप सीधा उसको साइबर कैफ पे जाकर उसको स्कैन करवाओ, पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ भेजो। चौथी बात भाई, समर्थन। अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के पास में करीब करीब 160 संस्थाओं ने समर्थन दिया है, और जो भी संस्थाएं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को समर्थन देना चाहती है तो कृपया करके वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को समर्थन दे। अगर उनको लगता है कि जवानों की सच्चाई में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन 2 कदम आगे जाके उनकी जायज हकों के लिए संघर्ष कर रही है, तो आप उनको समर्थन दो, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को। आने वाले समय में बड़ी बड़ी कॉल होंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, आप लोगों ने खुद को पता कि कितनी गर्मी है। हम भी भाग दौड़ के यहाँ आते हैं। तो मेरे पास में ये लेटर जो आया है, मेरे को आज मिला घर पे आने के बाद में। आप ऊपर देखते होगे ये है डिफेंस मंत्रालय का, नीचे देखते होगे आप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, नीचे मेरा गांव का मेरा एड्रेस है, नीचे मोबाइल नंबर है। और ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब के नाम से लेटर आया। सैनिक भाइयों, इसके अंदर सबसे पहले तो है कि भारतीय सेनाओं में भ्रष्टाचार, उसको कैसे रोका जाए। तो उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है।
और भ्रष्टाचार किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं होगा भारतीय सेनाओं में। अगर किसी भ्रष्टाचार में सिविलियन व्यक्ति भी होता है तो हम उस केस को सीबीआई के हवाले कर देते हैं, सीबीआई करे। बड़ी अच्छी बात है। चलो, देर से आए दुरुस्त आए, पर मेरे को लगता नहीं कि बड़े लेवल पे ऐसे भ्रष्टाचार है। जैसे आप देखते होंगे जो फंड आता है, ट्रेनिंग फंड आता है, ईटीजी फंड आता है, ईटीजी फंड आता है, या आईटी सेल का फंड आता है, लाइब्रेरी, बड़े लेवल पे रेजिमेंटल फंड है। तो मैं इतनी दरखास्त करना चाहता हूं भारत सरकार से कि इसका सीएजी हर साल या 2 साल में बड़े छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कि जो बिल लगाए जाते हैं उनसे कई बार तो सामान ही नहीं खरीदा जाता, और जो स्टोर होते हैं उनसे बिल ले लिए जाते हैं और पेमेंट कर दी जाती है। वहां से उससे जिससे बिल लिया उसको 7-8% दे दिया जाता है। मतलब 1 लाख रुपए का बिल लिया तो 8 या 10 हजार रुपये तो उस स्टोर वाले को दे दिया जाता है। तो ये बड़े छोटे लेवल को तो नहीं कहते, क्योंकि भ्रष्टाचार जो भी होता है, तो आप लोगों ने पता है कि भ्रष्टाचार जो करते हैं तो उनके बचने के भी तरीके होते हैं, बहुत साफ सफाई से करते हैं। तो भारत सरकार से भी दरखास्त है कि इसको बहुत गंभीरता से ले। इसके अंदर अगला पॉइंट दिया है भाई 2.81 फार्मूला सीवन पे कमीशन का जो फैक्टर है 2.81 के ऊपर देखो माननीय रक्षा मंत्रालय क्या बोलता है। दी मैटर परटेन टू पे कमीशन एंड नॉट अंडर द प्रेव्यू ऑफ द एमओडी। एमओडी से संबंधित नहीं है, एमओडी के मतलब रक्षा मंत्रालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसके ऊपर पे कमीशन 7 पे कमीशन 6 पे सी वो उनकी रूपरेखा है। उन्होंने ये किया कि जो हमारी जायज मांगे हैं, जिनके ऊपर हमने लिखा था कि ये अलग अलग फैक्टर क्यों दिया गया जवान को, जेसीयूज को, ऑफिसर को, तो उसी के ऊपर ये साफ कर रहे हैं कि एमओडी का इसमें कोई लेना देना नहीं, फलाना फलाना फलाना, अपने हाथ झाड़ दिए, मतलब एक तरह से कहते हैं पल्ला झाड़ दिया। चलो, इसमें भी इन्होंने मान्या तो सही कि 2.81 का फार्मूला दिया गया है जवानों को, वहीं पर 2.5 से उनका दिया गया। इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। जो भाई ये कह रहे थे कि 2.81 का कोई फार्मूला ही नहीं है, 2.81 से जेसी और उनकी पेंशन कम ही नहीं हुई है। क्यों भाई? 10,000 के करीब थी मेरे ख्याल में जेसी रैंक की 1 रैंक 1 पेंशन में, वहीं से तो उठी होगी उनकी 2.5 से उनसे। अगर 2.81 मिलता तो उनकी और ज्यादा जाती, 31,000 से भी ज्यादा जाती उनकी। अच्छा, रिमूवल ऑफ द बटमैन सिस्टम के लिए रक्षा मंत्रालय कहता है कि बटमैन जैसी कोई पोस्ट नहीं है भारतीय सेनाओं में। ये तो सबको मालूम है, 47 के बाद में यही चीजें हैं। पर एक कागज है जिसके अंदर मेरे पास में भी है, वो 2-3 साल पहले का, उसके अंदर बिल्कुल रूपरेखा दे रखी है कि बटमैन सिस्टम नहीं है भारतीय सेनाओं में। सभी जवान लड़ाकू जवान है। एक चीज तो ये साफ होगी कि सभी जवान लड़ाकू जवान है। किसी को कोई दबा के या गलत कानूनों का डर दिखा के या नौकरी का भय दिखा के कोई किसी से बटमैनी नहीं करवा सकता। अब उसके ऊपर निर्धारित करता है कि वो अपनी खुशी से करता है, क्योंकि कईयों को काम करना पसंद नहीं होता, अच्छी उसको छुट्टी मिल जाती है, अच्छा रैंक मिल जाता है, सारी जगह पास होता रहता है, और उसकी ड्यूटी कोई और, ड्यूटी फटिंग और कोई करता रहता है। तो मजे लेने वाले भी हैं। पर ये बढ़िया अच्छी चीज बताई इन्होंने कि सभी लड़ाकू जवान है सैनिक। इसके बाद में आप देखोगे 1 रैंक 1 पेंशन पे भी रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि कोई अगर प्रीमेच्योर की बात करें तो ये कहते हैं 7/11/2015, उसके बाद वाले आने वाले ऑन रिक्वेस्ट लेने वाले वो सभी बाहर हैं। ये कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन में कुछ नहीं हुआ, विसंगतियां नहीं हुई। तो ये तो रक्षा मंत्रालय बिल्कुल सरासर बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है कि क्यों नहीं हुई छेड़खानी, क्यों नहीं विसंगतियां हुई। जेसी रैंक की 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हो रही, जेसी रैंक की सैनिक विधवाएं माता बहनों की 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, प्रीमेच्योर को बाहर कर दिया गया। जो डिसेबल सोल्जर है 10-11 साल की, जिनकी सर्विस के अंदर जो आए हैं दिव्यांग होके, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए बोलते हैं
कि 6 CPC में ये 6 CPC में था ना, जो ये स्लैब सिस्टम था, स्वयं पे कमीशन में इसको किया गया परसेंटेज सिस्टम, और वो किया गया रक्षा पेंशनरों की सिफारिश पे। तो रक्षा पेंशनर कौन थे? हम तो थे नहीं, फेडरेशन तो बनी नहीं थी उस समय। तो आप लगा सकते हो कि रक्षा पेंशनर कौन थे। तो ये थे लीग, जो एसोसिएशन है, ये वो थी जिन्होंने अपने फायदे के लिए ये परसेंटेज सिस्टम लेके आए। आज जो जवान जिसके दोनों हाथ नहीं है, आंख नहीं है, जो बैटल कैजुअल्टी है, वो 18,000 रुपये ले रहा है। वहीं पर एक अधिकारी 2,52,000 रुपये ले रहा है। अगर हम नॉर्मल पेंशन की भी बात करें, डिसेबिलिटी की, तो एक जवान 9,000 रुपये ले रहा है और एक अधिकारी 70,000 रुपये से ज्यादा ले रहा है, नॉर्मल की भी बात करें तो। सैनिक भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय रक्षा मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। बहुत सारे सैनिक भाई उनसे मिले हैं और मैं भी उनसे मिला हूं 6 बार, माननीय श्री राजनाथ सिंह से। वो तो हाथ जोड़ देते हैं, भाई मेरे बस की नहीं। आप, हाँ, वो इतना जरूर कहते हैं सबको, आपकी मांगे जायज, आपके साथ में भेदभाव हुआ है, आपका शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कहते हैं, पर मेरे हाथ में नहीं। मैंने तो कैप्टन राजेंद्र साहब ने कह दिया था उनको। कैप्टन राजेंद्र साहब, जो जानते हो, हमारे जज से हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और भाई हमेशा जवानों की बात करते हैं। उन्होंने कह दिया था, आप लोगों ने सुना हो एक बार माननीय रक्षा मंत्री को, कि माननीय रक्षा मंत्री, जवान और जेसीओ ये सेना की रीढ़ की हड्डी है। आप मेरी पेंशन में से 5,000 रुपया करके आप कम से कम इनकी जो सैनिक विधवाएं हैं, जवान की, जेसीओ की, इनके खाते में तो डाल दो। आप उनको देखो किस तरह से गुजारा कर रही है। 11,000 रुपये ले रही है एक सिपाही की विधवा, वही जेसीओ रैंक की बात करें तो 16,000, 16,500 रुपये ले रही। तो माननीय रक्षा मंत्री को स्पष्ट शब्दों में कैप्टन राजेंद्र साहब ने ये चीजें बोल ली और इतना बहुत बड़ी बात होती, इतना कलेजा चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखूंगा इनको। तो उस समय मेरे ख्याल में माननीय इसके कैप्टन साहब की भी दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। नुबला साहब, पहले भी हमारी 2-3 मुलाकात आपसे होगी। अगर आपसे नहीं होता या आप नहीं रख सकते केंद्र सरकार के सामने, ये जवानों की जायज है, क्योंकि जहां पर केंद्र सरकार कहती है कि हम समानता के लिए आए, हम अधिकार दे रहे हैं, इतने सालों में हमारी जो सरकार 18-18 घंटे काम कर रही है, तो आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। अगर आप इतनी मुलाकात होने के बाद में भी, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आपकी नैतिकता कहती है। अगर आप हमारी मांगों को सोल्व नहीं कर सकते, अगर हमारी मांगों को भारत सरकार तक नहीं लेके जा सकते, तो आप की नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि माननीय को वहां पे कहना। ये सबको मालूम है, जो भी वो टीम गई थी वो है वहां पे, कोई ये नहीं है कि अपनी बात हम ना रखें। जिस तरह से आज हम अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से फोन के ऊपर जो लोग मेरे को जानते हैं कि कड़वे बोलते हैं हम, क्योंकि सारे के सारे कड़वे, तो वैसे ही कड़वे आगे भी बोलते हैं, क्योंकि यहां हमारे जवानों की जायज मांगे हैं। अभी आप देखो कि माननीय प्रधानमंत्री को या तो डाटा गलत दिया गया है, जो लाल किले से उन्होंने बोला, क्योंकि पहले अजमेर में बोल के आए 65,000 करोड़ रुपया, उसके बाद में उन्होंने बोल दिया लाल किले से 17,000 करोड़ रुपया। मतलब 15-20 दिन के अंदर उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। या तो जो रक्षा मंत्रालय के जो सिविल लॉबी है उसने गलत रिपोर्ट दी है, गुमराह किया, और एक माननीय प्रधानमंत्री से उन्होंने लाल किले से झूठ बुलवा दी, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपया दिया होगा, चलो इसमें भी मानते दिया होगा, पर दिया कहां पे, किस रैंक को गया? एक रैंक को तो मिल ही नहीं रहा, जेसीओ रैंक को, उनकी सैनिक विधवाओं को नहीं मिल रहा। अगर सिपाही से हवलदार रैंक की विधवाओं की बात करें तो 1,000 रुपये में सिमटती आ गई। सिपाही से हवलदार की बात करें तो सारी 2,300 रुपये की बढ़ोतरी है, जबकि उनकी बढ़ोतरी ज्यादा होनी थी। तो गया कहां ये पैसा? और वो भी 70,000 करोड़ रुपया गया है भारत सरकार से, और 97% के पास में नहीं आ रहा। जिनकी 5 करोड़ वोट है, 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका मतलब भारत जो है, जो आज मौजूदा गवर्नमेंट बैठी है, जो सरकार बैठी है, उसको डर ही नहीं है किसी चीज का। या तो वो हमारे को लगा लिया ये कि इनको कुछ करते रहो, इनको दो या मत दो, इन्होंने तो वोट देनी है, समेटी नहीं जा रही, पूरे देश से ही नहीं समेटी जा रही। तो ये एक बरगलाने की कोशिश की गई। आप देखोगे एक बार किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री 3-4 बार आए थे
और ऐसे ही गुमराह करने की कोशिश की गई थी किसानों को कि बहुत अच्छे कानून है, ये कानून है, वो कानून है, वो कानून है। और लास्ट में फिर वो तीनों जो बिल थे वो वापिस लेने पड़े। या तो ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि पहले बरगला लेते हैं कि कुछ लोग दूर हट जाएंगे, या इसका मतलब हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। तो सरकार को हमारी यही दुर्खास है कि वास्तव में वो श्वेत पत्र लेके आई। हमने पहले भी वोट दिए और आगे भी आपको आप लोगों को वोट देंगे, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, ना ही हम आलोचना करते हैं सरकार की। और आज तक 6 महीने के करीब हमने कभी आलोचना नहीं करी इतनी सरकार की कि जी भर के हमने सरकार को गालियां दी हो या और कुछ किया हो। हमने हमेशा मुद्दे श्रीमान माननीय सरकार से ही कहते हुए हम अपनी मांगों को आप लोगों तक लेके गए हैं। और उससे पहले हम हर दरवाजे से होके निकले, माननीय रक्षा मंत्री के दरवाजे से भी होके निकले हैं, तो वहीं पे DSW के माननीय रक्षा सेक्रेटरी के दरवाजे से भी होके निकले। हमने हजारों पत्र लिखे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री। तो ऐसा नहीं है कि कोई चैनल हमने फॉलो नहीं किया हो या हमने चैनल तोड़े हो। तो माननीय सरकार को आज इस चीज पे गंभीर हो जाना चाहिए, नहीं तो जवान तो गंभीर हो गए लाल किले वाली बात से। 70,000 करोड़ की रुपये से जवान तो मेरे हिसाब से आज कति गंभीर हो गए, क्योंकि ये पैसा हमारा है। अगर कोई कहता है कि 40 साल तक कांग्रेस ने नहीं दिया, तो कांग्रेस के घर में दीवा चस्या हुआ है, वो बाहर है, सत्ता से बाहर है। सैनिकों ने तो किया होगा उसको बाहर है सत्ता से। और जिस दूसरे ने दिया तो कोई एहसान नहीं करा कि उन्होंने अपनी जेब से दे दिया, नहीं, उनको सत्ता में बैठाने वाले भी सैनिक हैं। कि 15 सितंबर 2015 की रैली रेवाड़ी में, अब उस रैली से ही माननीय उस समय के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री को घोषणा की गई थी। तो सैनिक भाइयों, ये हमारे लिए थोड़ा सा परीक्षा का समय है, और जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है उसकी ताकत बनी है। जैसा समय लगे उस आंदोलन में जाते रहिए। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भाई और दिन नहीं आ सकते, शनिवार एतवार को तो आप कम से कम जा सकते हो, दो कोई रोटी लेके चले जाओ, कोई फ्रूट लेके चले जाओ। और मेरी इनसे भी दरखास्त है, अपने जेसीओ साहिबान से भी, कि वो गुमराह ना हो। वो जिस तरह से कैप्टन राजेंद्र साहब या हमारे सूबेदार बलवीर साहब, ऐसे बहुत सारे सैनिक जेसीओ साहिबान है जो मेरे साथ में 9.5 साल से पर हैं, वो कहते वो एक ही चीज है भाई, हमारा जो जन्म हुआ वो सिपाही से हुआ, और सिपाही नहीं बनते तो जेसीओ कहां से बन जाते। तो जेसीओ में तो होता नहीं भाई, जेसीओ में तो 1-2 कोरों में जन्म होता है, या तो धर्मगुरु हो गए, या इसके अंदर एएससी के अंदर हो गए, जो वो होटल मैनेजमेंट के तौर पे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो सैनिक भाइयों, गुमराह करने वाले जो हैं वो आप लोगों ने पता कि कौन बैठे हैं कौन नहीं, आंदोलन को कड़ियों को कमजोर करने के लिए। तो जो मैं बल्ले बल्ले की लगाई खबर, मेरी बल्ले 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 की जबरदस्त खबर हमेशा माइनस में मिलेगी, क्योंकि मैं उस तरह की खबरें नहीं देता। बल्ले बल्ले की लगा के मैं आप लोगों को तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि बल्ले बल्ले नहीं होगी जब तक आप मुट्ठी नहीं बिछोगे, जब तक आप सैनिक एकता नहीं कहोगे, और जब तक आप अभी नहीं तो कभी नहीं कहोगे। इसलिए बल्ले बल्ले हमेशा आगे रखने के लिए कि भाई बल्ले बल्ले तो होगी, पर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ताश खेलने छोड़ने पड़ेंगे और आगे चलना पड़ेगा। सैनिक भाइयों देखो, अपने पास में और कोई चैनल नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूं भाई 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना, जिससे भारत सरकार के पास में भी चली जाए। वो भी यही चीज देखती है कि समाज के अंदर क्या चल रहा है। और मैं भी आप लोगों की बात, जो आप चारपाई पे बैठ के, आप कुर्सी पे बैठ के, गांव के पीपल के नीचे बैठ के जो बात करते हैं, मैं भी वही बात इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की बात भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर वो शेयर नहीं होगी तो भारत सरकार तो सोचेगी ठीक है, भोगते रहेंगे, कपिल फौजी अकेला लगा हुआ है, भोगता रहेगा, या मेरे जैसे और होंगे 5 या 10 या 20-30 हजार होंगे, हैं तो हम 28 लाख। तो जाने दो यार, वीडियो को शेयर क्यों, और बहुत सारे वीडियो को इधर उधर फैलाते रहते हो। कभी पूरे दिन आप लोग देखते होगे व्हाट्सएप में, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी कोई धार्मिक, कभी कोई ज्ञान का, कभी फूल पत्ती, कभी चाय प्लेट का, कभी पता नहीं क्या क्या है, आलतू फालतू। फौजी भाई जो अपना कपिल भाई बताया वो सही है। क्यों बोलने से, जो जवानों को अलग फैक्टर दिया हुआ था, जो ऑफिसर्स को अलग दिया था,
जो 2.57 जवान को दे दिया, जो ऑफिसर्स के लिए तो 2.81 दिया। जो रक्षा मंत्रालय बता रहे हमारा ये काम ही नहीं है, हम लोग नहीं किया बोलकर उन लोग भी बोल रहे, ये पूरा पे कमीशन में चला हुआ बोलकर बोल रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।